हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री मंत्रा में, जहां आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 12 रसायन विज्ञान के चैप्टर विद्युत रसायन के पार्ट 3 को। चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आज इस वीडियो में हम लोग किन किन टॉपिकों को डिस्कस करने वाले हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के दो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंटों को डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला है निर्नष्ट समीकरण और दूसरा है सेल का विद्युत वाहक बल, जिसे हम लोग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या ईएमएफ भी कहते हैं। तो ये दोनों पॉइंट आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको इन दोनों पॉइंटों को बहुत ही ज्यादा अच्छे से समझना है तो आप इसके पहले विद्युत रसायन के पार्ट 1 और पार्ट 2 को जरूर देखें। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या इधर ऊपर आप आई बटन से भी उसे देख सकते हैं। यदि आपने उन्हें देखा है तो आइए स्टार्ट करते हैं पार्ट 3 के टॉपिकों को। पिछले वीडियो में आप लोगों ने जाना था इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोड विभव के बारे में, और वहां पर आपने ये चीज जाना था कि अगर हम लोग कोई ले लेते हैं विद्युत अपघटनी सुचालक। विद्युत अपघटनी सुचालक का मतलब हम लोग किसी विद्युत अपघट का विलयन ले लेते हैं और उसमें अगर डाल देते हैं कोई इलेक्ट्रॉनिक सुचालक, तो इस प्रकार जो है जो युक्ति बनती है इसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोड। इसको कहते हैं इलेक्ट्रोड या इसको हम लोग कहते हैं अर्ध सेल। अब देखिए ये हो गया इलेक्ट्रोड या अर्ध सेल। जैसे एग्जांपल में हम लोग क्या करें, किसी धातु के लवण का विलयन ले लें और उस धातु का हम लोग एक प्लेट उसमें डाल दें, तो इस प्रकार ये पूरा का पूरा जो होगा वो कहलाएगा उस धातु का इलेक्ट्रोड। तो ये तो हो गया इलेक्ट्रोड। अब इसके बाद आपने ये भी जाना था कि जब हम लोग इस धातु की प्लेट को उसके लवण के विलयन में डुबोते हैं तो वो विलयन के सापेक्ष या तो धनावेशित होगा या तो ऋणावेशित होगा। अगर ये धनावेशित होगा तो विलयन ऋणावेशित हो जाता है, और अगर ये ऋणावेशित होता है प्लेट तो विलयन जो होता है वो धनावेशित हो जाता है। इस कारण इस धातु की प्लेट और विलयन के बीच उत्पन्न हो जाता है एक विभवांतर। इनके बीच हो जाता है उत्पन्न हो जाता है एक विभवांतर, और उसी विभवांतर को कहा जाता है इस इलेक्ट्रोड का विभव। उसी विभवांतर को कहा जाता है इलेक्ट्रोड विभव। उसी को कहा जाएगा इलेक्ट्रोड विभव, और उसे प्रदर्शित किया जाता है ई से। ठीक है, कैपिटल ई से उसे प्रदर्शित किया जाता है। अब इसके बाद आप लोगों ने यह देखा था कि जब यहाँ का हम लोग टेम्परेचर जो है वो कर दें 25 डिग्री सेल्सियस यानी कि 298 केल्विन, और यहाँ जो धातु आयन की सांद्रता है, सांद्रता, ठीक है, सांद्रता को मोल प्रति लीटर में हम लोग यहाँ पर नापते हैं, जो सांद्रता हो जाए वो 1 यम हो जाए, यानी कि 1 मोल प्रति क्या हो जाए, लीटर हो जाए। तो ऐसे समय में आप लोगों ने ये जाना था कि ऐसे समय में जो इस इलेक्ट्रोड का विभव होगा उसे हम लोग कहते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव। मानक इलेक्ट्रोड विभव ये कहते हैं, और इसको प्रदर्शित करते हैं ई नॉट से। ठीक है, ई नॉट से इसको प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, समझ लिया आपने कि इलेक्ट्रोड विभव सामान्य परिस्थिति में, और जब टेम्परेचर हो जाए 25 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पर सांद्रता 1 मोल प्रति लीटर हो जाए, यहाँ पर जो भी लवण घोले हैं, तो ऐसे समय में जो इसका इलेक्ट्रोड विभव आएगा उसे क्या कहेंगे, मानक इलेक्ट्रोड विभव। अब देखिए जो मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है ये बिल्कुल निश्चित होता है। निश्चित होने का मतलब कि ये किसी भी इलेक्ट्रोड के लिए जो एक बार मानक इलेक्ट्रोड विभव आ गया वो हमेशा के लिए फिक्स हो गया, अब वो कभी बदलेगा नहीं। ठीक है, वो आप प्रयोग चाहे जहां भी करें, चाहे आप मानक एक इलेक्ट्रोड विभव निकालें खुद अपने प्रयोगशाला में, या कहीं विदेश में किसी और प्रयोगशाला में निकाला जाए, या कहीं भी पूरे वर्ल्ड के किसी भी कोने में मानक इलेक्ट्रोड विभव निकाला जाएगा, तो किसी भी एक इलेक्ट्रोड के मानक इलेक्ट्रोड का विभव का मान जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा, वो कभी चेंज नहीं होने वाला है। जैसे एग्जाम्पल में आपको बता दें, जैसे कि अगर हमने ले लिया कॉपर ले लिया, और कॉपर का हमने जो है कि यहाँ पर कॉपर इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव निकाल दिया, और मान लीजिए वो आपने निकाला वो प्लस 0.34 वोल्ट आ गया, इतना आ गया। आप मान लीजिए कि इतना आ गया, आपने इतना निकाला। तो अब यहाँ पर चाहे आप जो है कि अपने यहाँ निकालेंगे मानक इलेक्ट्रोड विभव, इतना मान आया, तो अब इसको कोई भी दुनिया में कोई भी अगर इसको निकालना चाहेगा कि मानक इलेक्ट्रोड विभव कॉपर के निकाले तो इतना आएगा, वो चेंज नहीं होगा।
तो कहने का ये मतलब है कि मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान जो होता है वो हमेशा होता है निश्चित, ये बिल्कुल फिक्स होता है, ये बदलता नहीं है। लेकिन इलेक्ट्रोड विभव का मान बार बार बदलता है। अभी आपने टेम्परेचर बदला, इलेक्ट्रोड विभव का मान क्या होगा? बदल जाएगा। अभी आपने सांद्रता चेंज किया, इलेक्ट्रोड विभव का मान क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। अब यहाँ पर समस्या ये उत्पन्न होती है कि जब हम लोग कोई इलेक्ट्रोड विभव बनाते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि वहां का टेम्परेचर 25 डिग्री हो, या ये भी जरूरी नहीं है कि वहां की सांद्रता क्या हो, 1 मोल प्रति लीटर। आपने कोई इलेक्ट्रोड बनाया तो हो सकता है वहां अगल बगल का टेम्परेचर जो है वो 25 ना हो, 35 डिग्री हो, 30 डिग्री हो, और हो सकता है कि आप उसमें जब सांद्रता डाल रहे हो उसके जो यहाँ पर विद्युत अपघट है तो वो भी 1 मोल प्रति लीटर से कम हो या ज्यादा हो। तो ऐसे समय में ये जो इलेक्ट्रोड विभव का मान होगा वो आपका कुछ और आ जाएगा, मानक इलेक्ट्रोड विभव से हट के आएगा कुछ और मान। फिर आपने सांद्रता चेंज किया तो इलेक्ट्रोड विभव का मान फिर बदल जाएगा, टेम्परेचर बदलेगा तो इलेक्ट्रोड विभव का मान फिर से बदल जाएगा। अब हर एक कंडीशन में इसमें उपकरण लगा के इसका इलेक्ट्रोड विभव निकालना जो है वो संभव नहीं है, या उसमें काफी असुविधा होगी और काफी समय भी लगने वाला है। तो इस असुविधा को दूर करने के लिए एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था निर्नस्ट। ठीक है, ये देखिए, ये थे वैज्ञानिक, काफी जो है कि इनका नाम ही कठिन है, निर्नस्ट। ठीक है, निर्नस्ट नाम के वैज्ञानिक आए और उन्होंने दिया एक समीकरण जिसे हम लोग निर्नस्ट समीकरण कहते हैं। अब इस समीकरण के मदद से आपको हम बता दें कि चाहे जितना भी टेम्परेचर ले लें, चाहे जितना भी आप सांद्रता ले लें, हर एक टेम्परेचर हर एक सांद्रता पर आप इलेक्ट्रोड विभव केवल गणना करके निकाल सकते हैं। आपको उसके लिए फिर से इसमें जो है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जोड़कर या उपकरण द्वारा इसका इलेक्ट्रोड विभव मापने की आवश्यकता नहीं है। केवल आप इनके समीकरण से केवल और केवल आप जो है कि गणना करके अपने कॉपी पर गणना करके ही हर एक टेम्परेचर और हर एक सांद्रता पे इलेक्ट्रोड विभव निकाल सकते हैं। तो देखिए निर्नस्ट ने कौन सा समीकरण दिया, तो यहाँ हम लोग देख लेते हैं निर्नस्ट का समीकरण। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण समीकरण है। अब देखिए निर्नस्ट बताया कि अगर कोई यहाँ पर एक धातु है, यम धातु है, और मान लीजिए कि ये धातु का आयन है, ठीक है, कोई धातु है उसका आयन है, ठीक है, ये यन मतलब जितने इलेक्ट्रॉन ये त्यागा होगा, ठीक है, ये है, और ये किसी रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन लेकर फिर से धातु में बदल जा रहा है। तो इसके लिए निर्नस्ट ने जो समीकरण दिया वो क्या दिया, यहां हम आपको बता दे रहे हैं। उन्होंने इसके लिए समीकरण दिया, यहां पर जो है संबंध बनाया इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है, यही इलेक्ट्रोड विभव जो आपका टेम्परेचर चेंज होने के साथ साथ आपका ये बदलता रहता है, ठीक है, और सांद्रता चेंज होने के साथ बदलता है, इसके मान के लिए समीकरण बनाया था। ये आपका इलेक्ट्रोड विभव बराबर हो, इन्होंने बताया था मानक इलेक्ट्रोड विभव माइनस यहाँ पर होता है RT/NF, और यहाँ पर होता है नेचुरल लॉग, और इसके बाद इस साइड इन्होंने बताया था कि यहाँ होगा इस साइड की सांद्रता और बटे होगा इस साइड जो भी है उसकी सांद्रता। यानी कि ये देखिए एक सॉलिड है, ठोस है, ठीक है, यहाँ भी लिख देते हैं कि ये ठोस है। तो ये आपका जो है यहाँ पर आयन था, इलेक्ट्रॉन लेके एक ठोस में बदल गया धातु, ठीक है। तो ये इन्होंने दिया था समीकरण, ठीक है। ये जो है कि निर्नस्ट ने बताया था कि अगर किसी का मानक इलेक्ट्रोड विभव पता है, जाहिर सी बात है मानक इलेक्ट्रोड विभव पता ही रहेगा, फिक्स रहता है, तो ऐसे समय में अगर उसका हमको किसी भी टेम्परेचर पर इलेक्ट्रोड विभव निकालना है तो उसके लिए उन्होंने ये समीकरण बनाया। ये वाला साइड देखिए जो है, ये इसमें क्या होता है, इसमें जो उत्पाद होते हैं इस साइड उनकी सांद्रता होती है ऊपर, और जो अभिकारक होते हैं उनकी सांद्रता कहाँ होती है, नीचे, ठीक है। ये अगर कई सारे हो तो उनका गुणनफल होता है, अभी आगे हम एक्सप्लेन इसको करने वाले हैं, ठीक है। इससे हम लोग अभिक्रिया भागफल भी कहते हैं। अब देखिए ये दिया था इन्होंने समीकरण। अब इस समीकरण में सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि इसमें कौन क्या है, ठीक है, इसको जानना अत्यंत आवश्यक है। देखिए इसमें जो ई होता है, ठीक है, अच्छा इसका एक और रूप हम लोग लिख लेते हैं, ई बराबर, देखिए नेचुरल लॉग है, और नेचुरल लॉग जो है इस पर हम लोग गणना नहीं करते हैं, इस पर हम लोग गणना नहीं कर पाते हैं। हम लोग जब लॉग का गणना करते हैं तो वो 10 पर बेस करते हैं, ठीक है, लेकिन ये 10 पर बेस नहीं है। तो अगर इसको 10 पर बेस बदलना है तो हम लोग यहाँ ई नॉट ले लेते हैं, और आपको पता है कि इसको जब 10 पर बेस बदलते हैं तो इसमें से बाहर निकल जाता है 2.303, और ये हो गया RT/NF तो पहले से है, और ये लॉग हो जाता है, और ये देखिए 10 पर बेस हो जाता है, ठीक है। अच्छा ये देखिए ये ठोस है, ठोसों की सांद्रता जो होती है वो 1 होती है,
ये Mn प्लस। ठीक है, अब आपको यहाँ पर सिंपल हम बता दे रहे हैं कि अगर कोई ठोस, शुद्ध ठोस हो या कोई आपका शुद्ध जो है कि एक द्रव हो, ठीक है, शुद्ध कोई द्रव हो, तो ऐसे समय उसकी सांद्रता जो होती है वो 1 होती है, 1 होती है। ठीक है, सांद्रता मतलब क्या हो गया, मोल प्रति लीटर, जो उसका मोल प्रति लीटर मोलरता है वही उसकी सांद्रता कहलाती है। इसको प्रदर्शित करने के लिए हम बड़े वाले कोष्टक में लिखते हैं, हम आपको पहले ही बता चुके हैं। जैसे हमने लिख दिया ये बड़ा वाला कोष्टक, इसके अंदर कुछ भी लिख दिया तो मतलब इसका मतलब यही है कि हम लोग इसकी सांद्रता प्रकट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए हमने लिख दिया यहाँ पर जिंक प्लस प्लस, तो इसका मतलब ये है, इसका क्या मतलब निकल के आएगा, इसका मतलब आएगा कि जिंक प्लस प्लस की सांद्रता, ठीक है, और किस में, मोल प्रति लीटर में। ठीक है, तो ये आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि कोष्टक में अगर ऐसे हम बड़े वाले कोष्टक में लिखते हैं तो उसका मतलब होता है कि इसकी सांद्रता मोल प्रति लीटर में, कुछ और लिख दिए तो उसकी सांद्रता मोल प्रति लीटर में। ठीक है, तो ये सिंबल है। अब इसको देखिए, ये चीज हो गया, अब जान लेते हैं इसमें कौन कौन क्या है। तो देखिए ई जो है ये है इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड विभव, और इसके बाद जो ये ई नॉट है ये है मानक इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, आगे चलते, आर क्या है, आर गैस स्थिरांक है। ये आर गैस स्थिरांक में जिसका मान जो होता है वो होता है 8.314, ये होता है जूल केल्विन इनवर्स और होता है मोल इनवर्स। ठीक है, इतना मान होता है। फिर आगे चलते हैं, टी क्या है, तो टी है ताप। ठीक है, ये ताप आपको रखना है कि ताप केल्विन में होता है, यहाँ ताप केल्विन में हम लोग लेंगे, ये चीज याद रखना है। यन क्या होता है, यन होता है अभिक्रिया में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, रिएक्शन में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। जैसे देख रहे हैं यहाँ पर n इलेक्ट्रॉन गए हैं तो ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या है n। ठीक है, और एफ क्या है, एफ है बराबर ये है फैराडे स्थिरांक, फैराडे स्थिरांक। ठीक है, फैराडे स्थिरांक के बारे में आपने पढ़ा होगा, हाई स्कूल में भी आपने पढ़ा होगा। इसका मान होता है 96,000 और ये होता है 487 कूलाम प्रति मोल होता है। ठीक है, ये इतना इसका मान होता है। अब ये होता क्या है फैराडे स्थिरांक, तो सिंपल आपको बता दें, एक मोल इलेक्ट्रॉन का जो कुल आवेश होता है उसी को हम लोग कहते हैं फैराडे स्थिरांक। ठीक है, ये यन जो है ये एक अभिक्रिया में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, या कह सकते हैं कि मोलों की संख्या है। ठीक है, दोनों एक ही बात है, यन मोलों की संख्या या अभिक्रिया में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, और ये फैराडे स्थिरांक है। फैराडे स्थिरांक मतलब ये आपका क्या होता है, एक मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश। ठीक है, हम इधर बता दे रहे हैं, एक मोल मतलब आप पहले ही जानते हैं कि कितना होता है, 6.022 × 10⁻23। ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है वो भी पता है आपको कि वो होता है 1.602 × 10⁻−19 कूलाम। ठीक है, ये होता है एक मोल, और ये होता है आपका एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। जब इसका मल्टीप्लाई आप करेंगे तो यहाँ जो आने वाला है वो यही आएगा 96,487 कूलाम। ठीक है, तो वही आपका एक फैराडे कहलाता है, यानी एक मोल का इलेक्ट्रॉन। तो आप समझ गए होंगे कि इस तरह ये निर्नष्ट समीकरण है, और इसके मदद से हम लोग कोई भी जो है किसी भी टेम्परेचर, किसी भी सांद्रता पर किसी भी इलेक्ट्रोड का विभव निकाल सकते हैं। और इधर जो सारी चीजें हैं ये तो हमको मालूम है। ठीक है, अब देखिए इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं और थोड़ा सा यहाँ पर जो है इसको सरल बनाते हैं। तो देखिए बड़ा ही सिंपल है। इधर अब देखिए यहाँ पर इस समीकरण में आप देखेंगे कि ये जो 2.303 है। ठीक है, और इसके बाद देखिए जो R है। ठीक है, और इसके बाद हम लोग यहाँ T भी ले लेते हैं और यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं F। ठीक है, अगर यहाँ पर हम लोग क्या मान लें कि T बराबर मान लें 25 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में करेंगे तो 298 केल्विन पर। अगर हम देखें मतलब इसका मान हम 298 केल्विन रख दें और F का मान आप जानते हैं, अगर ऐसे हम लोग करें तो हम देखेंगे कि इसका जो मान आने वाला है वो 2.303 इंटू R का मान आपका 8.314
टी का मान 298 अपॉन एफ का मान जो होगा वो 96,487 इतना है, ठीक है। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो मान आता है वो आता है 0.0591, इतना मान इसका आता है। तो अगर यहाँ पर हम इस 25 डिग्री सेल्सियस पर अगर ये मान इसमें उठा कर रखें तो हमको 25 डिग्री सेल्सियस पर जो नष्ट समीकरण का रूप मिलेगा वो मिलेगा E बराबर आपको मिलने वाला है E0, और इसके बाद इधर आपको मिलेगा, इसकी जगह मिल जाएगा 0.0591 और बटे आपको मिलेगा n, और यहाँ log जो है 10 पर बेस आपको इसी समीकरण में मिलेगा, ठीक है। क्या मिलने वाला है 1 अपॉन यहाँ पर m प्लस की n प्लस की जो मिलेगा सांद्रता, ठीक है। तो ये देखिए ये एक रूप आ गया जो बहुत ही ज्यादा सरल रूप है, और इसी के आधार पर हम लोग गणना करेंगे, क्योंकि जो है कि इतना करने के बाद हम लोग कोई भी कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको ये पूरा कैलकुलेशन बार बार करना है और टेम्परेचर बार बार रखना है और इतना गुणा भाग बार बार इसको चेंज करना है तो वो बहुत जटिल प्रक्रिया हो जाएगी, उसके लिए आपको कैलकुलेटर का उपयोग करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग सिंपल 25 डिग्री टेम्परेचर हर जगह का मान लेते हैं, वैसे भी टेम्परेचर बदलने से बहुत ज्यादा यहाँ पर इसके मान में प्रभाव नहीं, बहुत थोड़ा सा प्रभाव पड़ता है। असली जो प्रभाव पड़ता है वो सांद्रता के चेंजमेंट से होता है, इसलिए हम इसको 25 डिग्री मान के मान लेते हैं कि हर जगह का टेम्परेचर 25 डिग्री है, और उसी आधार पर यहाँ पर गणना करते हैं तो ये वाला मान इतना आ जाता है। तो इसी सूत्र पर हम सारे कैलकुलेशन अपने करते हैं, ठीक है। अब देखिए ये नष्ट समीकरण था, अब हम लोग नष्ट समीकरण का सामान्य रूप देख लेते हैं, ठीक है। नष्ट समीकरण का सामान्य रूप, सामान्य रूप, ठीक है। अब नष्ट समीकरण का सामान्य रूप मतलब क्या हो गया, मतलब ऐसा रूप जिसको हम लोग हर एक रिएक्शन पर लगा सके, ठीक है। अभी देखिए ये जैसे हमने ये बनाया था तो ये केवल इसी रिएक्शन पर हमने लगाया था, तो ये चीज है। हर रिएक्शन के लिए देखिए नष्ट समीकरण का क्या होता है सामान्य रूप, तो उसको भी हम आपको इधर बता देते हैं, बहुत ही ज्यादा सिंपली है। अब देखिए यहाँ पर नष्ट समीकरण का समान रूप जो होता है वो होता है E बराबर E0 माइनस 2.303 RT अपॉन NF, और इधर log 10 पर बेस यहाँ होता है Q, ठीक है। ये जो हम देखा आपने ये नष्ट समीकरण समान रूप है, ये हर एक रिएक्शन, जितने भी रिएक्शन है हर एक रिएक्शन पर के लिए ये वाला रूप प्रयोग करते हैं। बस आपको जानना है कि Q है क्या, तो Q जो होता है इसको हम लोग कहते हैं अभिक्रिया भागफल, जो आपने क्लास 11 पर रासायनिक साम्यावस्था नामक चैप्टर में पढ़ा होगा। Q ये इसे अभिक्रिया भागफल कहते हैं, अगर नहीं पढ़ा है तब भी हम आपको बता दे रहे हैं। Q बराबर होता है उत्पादों की सांद्रताओं का गुणनफल, ये देखिए सरल रूप में आपको बता दे रहे हैं, का गुणनफल, और बटे जो होता है वो होता है अभिकारकों की सांद्रताओं का गुणनफल, ठीक है। इतना जान के आप किसी भी रिएक्शन पर ये नष्ट समीकरण जो है वो लगा सकते हैं। जैसे हम यहाँ अभी 2-4 रिएक्शन पर लगाने वाले हैं निर्नष्ट समीकरण, ठीक है। 2-4 रिएक्शन पर कौन कौन से रिएक्शन पर लगाने वाले हैं, तो यहाँ पर देखिए इधर हम लगा देते हैं। जैसे हमने एक रिएक्शन ले लिया, यहाँ पर जिंक ले लिया, ठीक है, और यहाँ पर हमने दिखा दिया कि जिंक ये बना है, ये फर्स्ट रिएक्शन डबल प्लस, और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं बाहर, ठीक है। दूसरा हम लोग एक रिएक्शन इस पर लगा देते हैं कि हमने ले लिया Fe3+, और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन जुड़ गया है और ये बना लिया है Fe2+, ठीक है, इस पर भी लगा देते हैं। तीसरा हम लोग मान लीजिए कि ले लेते हैं डेनियल सेल, ठीक है, डेनियल सेल काफी अच्छी चीज है, उसको ले लेते हैं। उसमें आपने देखा होगा कि जिंक जो होता है, और प्लस आपने देखा होगा कि कॉपर प्लस होता है, और इस साइड जाने के बाद आपने देखा होगा कि जिंक प्लस और कॉपर यहाँ पर होता है, ठीक है। ये देखिए सॉलिड होता है, ये भी होता है सॉलिड, ठीक है, और इसमें ये भी होता है सॉलिड, ठीक है। जो जिस पर चार्ज नहीं होता वो सब सॉलिड होते हैं। ये किसमें होता है, ये होता है डेनियल सेल में, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। इतने से आपको एकदम स्पष्ट होने वाला है। तो देखिए अगर फर्स्ट के लिए हम लोग निकालने वाले हैं E,
यानी इलेक्ट्रोड विभव। तो ये देखिए आएगा ई नॉट और ये हो जाएगा -2.303 और इसके बाद RT अपॉन होने वाला है NF। और देखिए ये लॉग जो होता है 10⁻³ होता है। क्यों मतलब क्या है? उत्पादों की सांद्रताओं का गुणनफल बटे अभिकारकों की सांद्रताओं का गुणनफल। तो इसमें देख लेते हैं उत्पाद में कौन है? जिंक 2+ है। ठीक है, तो ये उत्पाद में है जिंक 2+, तो इसकी सांद्रता हम लोग देख देंगे किसकी? जिंक 2+ की सांद्रता। देखिए कोष्टक में, बड़े वाले कोष्टक में लिखे मतलब उसकी सांद्रता है मोल प्रति लीटर में, बटे यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इस अभिकारक। अभिकारक उस साइड वाले होते हैं यानी जिंक का लिखेंगे, लेकिन जिंक ठोस है तो आपको हम पहले ही बता दें कि अगर कोई ठोस हो, ठीक है, शुद्ध ठोस या कोई शुद्ध द्रव हो, तो उसकी जो सांद्रताएं होती हैं, जो इनकी सांद्रताएं होती हैं, ये कोष्टक में लिख देंगे तो इनकी सांद्रताएं हो जाएगा वो 1 होती है। ठीक है, तो उसका हो जाएगा 1, तो 1 लिखे चाहे ना लिखे, ये इसके लिए हो गया नष्ट समीकरण का रूप। अभी देखिए इस सेकेंड वाले के लिए लिखते हैं, तो सेकेंड वाले के लिए ई लिखेंगे बराबर होगा ई नॉट और -2.303 RT अपॉन हो जाएगा NF और इधर हम लोग लॉग लेंगे 10⁻²। तो देखिए इस साइड वाला कहाँ होगा? अभिकारक, इसकी सांद्रता ऊपर, Fe2+ ऊपर और उस साइड वाला नीचे हो जाएगा यानी Fe3+ जो हो जाएगा ये हो जाएगा नीचे। ठीक है, अभी हम इसके लिए देख लेते हैं। तो इसके लिए देखेंगे तो नष्ट समीकरण देखिए इसके लिए क्या आ जाएगा? इसके लिए देखिए इस साइड जो है ये ऊपर लिखे जाएंगे, तो E बराबर ई नॉट -2.303 RT अपॉन NF। ठीक है, और लॉग 10⁻² हम लोग लिखेंगे। तो इधर वाले जो होंगे उनका गुणनफल ऊपर होगा, गुणनफल ऊपर मतलब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा? यहाँ जिंक प्लस की सांद्रता हो जाएगी और गुड़े यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ गुड़े होगा। ठीक है, गुड़े कॉपर की सांद्रता, कॉपर एक ठोस है तो उसकी सांद्रता 1 होगी, तो कोई जरूरत नहीं लिखने की। और बटे उधर देखिए, उधर जिंक है, ये ठोस है तो इसकी सांद्रता होगी 1, नहीं लिखेंगे, लेकिन कॉपर प्लस है, ये आयन है तो इसकी सांद्रता हम लोग लिखेंगे। ठीक है, आयनों की सांद्रता लिखेंगे लेकिन ठोसों की नहीं लिखते हैं क्योंकि उनकी सांद्रता हम लोग मानते हैं 1। ठीक है, तो इस तरह आपने इतने सारे जो है नष्ट समीकरण के ये समान रूप से हर एक प्रकार के रिएक्शन के लिए ये रूप लिखना आपने सीख लिया, हर एक रिएक्शन के लिए आपने लिख लिया। ठीक है, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, हमें लगता है अगर आप यहाँ से देख के इनके लिए खुद से ये करेंगे तो आपको ये सूत्र याद भी हो जाएगा। बहुत सिंपल सूत्र है, देखने में बस लंबा चौड़ा लग रहा है। ठीक है, अच्छा आप चाहते तो यहाँ n का मान भी रख सकते थे। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए इस पहले के लिए 2 इलेक्ट्रॉन निकला है तो यहाँ n बराबर आप 2 यहाँ रख सकते थे, 2f डायरेक्ट लिख सकते थे यहाँ पर, यानी यहाँ पर हम लोग लिख सकते थे 2f। ठीक है, अभी इसके लिए हम लोग लिखे 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो यहाँ हम लोग 1 लिख सकते थे। ठीक है, 1 लिखे चाहे ना लिखे। इसमें देखिए कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं? देखिए इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। ठीक है, दिखाई नहीं दे रहा है हमको, लेकिन देखिए डबल प्लस से ये आया है और यहाँ सिंगल से डबल प्लस हुआ है। डबल प्लस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हुआ है, तो यहाँ भी हम लोग 2 लगा सकते थे। ठीक है, और चाहे तो इस रूप में लिख सकते थे, यानी कि 2.303 RT अपॉन F की जगह हम लोग सिंपल जो है लिख सकते थे, केवल 0.0591 अपॉन लिख सकते थे N। ठीक है, तो ये था नष्ट समीकरण और हमें लगता है कि यह आपने अच्छे से समझ लिया होगा। ठीक है, अब देखते हैं किसी सेल के लिए हम लोग नष्ट समीकरण कैसे लगाते हैं। ठीक है, ये देखिए होता क्या है, जिस प्रकार जो है कि हम लोग यहाँ रिएक्शनों पर लगाते हैं नष्ट समीकरण, उसी प्रकार आप किसी सेल पर भी लगा सकते हैं। ठीक है, और किसी सेल पर लगाकर भी हम उसका इलेक्ट्रोड विभव निकाल सकते हैं। अब देखिए होता क्या है कि आपने सेल विभव निकालना होगा। ठीक है, ई सेल या इसी को हम लोग कहते हैं EMF, तो ये आपने निकाला होगा ई नॉट सेल। ठीक है, तो ई नॉट सेल आपने निकाला होगा तो यहाँ पर देखा होगा कि ई नॉट होता है कैथोड। ठीक है, इंग्लिश में लिख देते हैं, ये होता है कैथोड, माइनस होता है ई नॉट एनोड। इसके पहले वाले आपने वीडियो में पढ़ा था। तो ये तो ई सेल निकल गया, यानी कि मानक सेल विभव निकल गया। ठीक है, ये मानक सेल विभव है। ठीक है, ये मानक सेल विभव का मान फिक्स होता है, कभी बदलता नहीं है। लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे कि अगर हम लोग को केवल सेल विभव निकालना है, यानी कि केवल ई सेल निकालना है, ठीक है, तो ऐसे समय में जो यहाँ पर होगा वो होगा आपका केवल आपका ई कैथोड माइनस केवल आपका होगा ई एनोड। केवल इतना ही होने वाला है, ई कैथोड माइनस क्या होगा ई एनोड। ठीक है,
तो फिर वही बात हो गई, इसका मान तो फिक्स होता है लेकिन इनके मान फिक्स नहीं होते हैं। जब इनके मान फिक्स नहीं होते हैं तो आप इनके जगह क्या करेंगे, इसके बराबर अगर आपको निकालना है तो आप इसको जब लिखेंगे तो इसके जगह ये पूरा फार्मूला आएगा और इसके जगह भी ये पूरा फार्मूला आएगा। और इस तरह जो ये फार्मूला बन के आएगा लास्ट में जब आप हल करेंगे तो आपको कुछ इस टाइप से मिलने वाला है कि ई सेल बराबर यहाँ पर आ जाएगा ई नॉट सेल। ठीक है, ई नॉट सेल माइनस आपको वही मिलने वाला है, ठीक है, आर टी अपॉन एन एफ 2.303 आर टी अपॉन एन एफ और लॉग 10 पर बेस। और इस साइड आपको मिलेगा जो है यहाँ पर आपको Q मिलने वाला है। ठीक है, Q का मतलब कि जो आपका रिएक्शन होगा उसी अनुसार यहाँ पर Q आएगा। उत्पादों की सांद्रताओं का गुणनफल ऊपर होगा और बाकी कहाँ होगा, नीचे होगा। ठीक है, तो इस तरह आएगा और इसके मदद से, ठीक है, या इसको हम लोग देखिए सरल रूप में ऐसे लिखते हैं, ई सेल बराबर यहाँ पर लिखते हैं ई नॉट सेल और माइनस यहाँ इसके जगह पूरा लिख देते हैं 0.0591 जैसा कि अभी कुछ देर पहले हम बताए थे, अपॉन यहाँ n लिखते हैं और लॉग यहाँ लिख देते हैं q। ठीक है, तो ये आपका पूरा का पूरा जो है कि यहाँ पर ये मान आ गया है। ठीक है, ये पूरा का पूरा जो है कि इसका प्रयोग करते हैं, या हम चाहें तो इसको थोड़ा सा और तोड़ सकते हैं कि ई सेल बराबर यहाँ पर ई नॉट कैथोड यहाँ पर माइनस ई नॉट एनोड, ये हम लोग करते हैं और माइनस बाकी का लिख देते हैं 0.0591 अपॉन एन और लॉग जो बचा है लिख देते हैं। ठीक है, तो इस रूप में करते हैं। तो ये जो सूत्र यहाँ पर ये प्राप्त हुआ है, ठीक है, इसके सहायता से हम किसी भी सेल का सेल विभव या विद्युत वाहक बल या ईएमएफ निकाल सकते हैं। एग्जाम में इस पर जब प्रश्न आते हैं तो काफी बड़े और काफी नंबर लेके आते हैं बोर्ड में आपके ऐसे प्रश्न। ठीक है, और लगभग हर बार ये पूछे जाते हैं, किसी सेल का विद्युत वाहक बल आपसे पूछा जा सकता है। तो किसी सेल का विद्युत वाहक बल जब आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, तो वहां पर आप उसके लिए निकालेंगे ई सेल और माइनस आप यहाँ पर जो है ये वाला पूरा सूत्र लिख देंगे। ठीक है, ई सेल कैसे निकाला जाता है, ई सेल के लिए आपको ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड करना होगा। ये कहाँ से आएगा, तो ये मान आपके एग्जाम में दिया होगा, पेपर में जो क्वेश्चन रहेगा उसमें ये मान दिए रहते हैं, तो ये मान आप वहां से डायरेक्ट लिखेंगे। ठीक है, और उसके मदद से ई सेल निकाल सकते हैं और ये सारे मान इधर रख के आप गणना कर सकते हैं। अभी हम आपको एक आध सवाल करवा देंगे तो आपको बहुत बेटर से समझ में आ जाने वाला है। ठीक है, तो चलिए एक आध सवाल हम लोग कर लेते हैं और इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा। न समझ में आए तो वीडियो आप एक दो बार देख लीजिएगा, समझ में सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग सवाल देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने प्रश्नों को लिख दिया है और टोटल 3 प्रश्न हम यहाँ आपको बताएंगे, सब कुछ आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ होता क्या है, यहाँ पर पहला प्रश्न है, देखिए इस तरह प्रश्न होगा कि निम्नलिखित सेल का ईएमएफ निकालिए और यहाँ पर देखिए ये सेल दिया है, ये देखिए सेल इस तरह देता है। ठीक है, इस तरह आपको सेल दे देगा और बोलेगा ईएमएफ निकालिए और साथ में पूछा गया है कि यह भी बताइए कौन सा इलेक्ट्रोड धन ध्रुव है और कौन सा ऋण ध्रुव है। इसके साथ साथ आपसे पूछा जाएगा सेल में होने वाली अर्ध अभिक्रिया और पूर्ण अभिक्रिया भी लिखिए। ठीक है, इसके साथ साथ आपको ये चीज दे दिया जाएगा, ई नॉट का मान यहाँ पर दे दिया जाएगा, यानी कि मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान दिया जाता है। ठीक है, ये मानक अपचयन विभव है तो इसका मान आपको दे दिया जाएगा, देखिए सब में दिया गया है। अब आपसे सेल का विद्युत वाहक बल पूछेगा, तो इस फर्स्ट के लिए देखते हैं। किसी भी सेल का विद्युत वाहक बल निकालना है तो पहले क्या करना होगा कि पहले उस सेल का हमको रिएक्शन लिखना होगा। तो इस सेल को एक बार फिर से यहाँ लिख देते हैं कि यहाँ निकिल है और निकिल यहाँ देखिए डबल प्लस बना रहा है, इससे लिख देते हैं। और इसकी सांद्रता दिया है कि ये जो आयन है इसकी सांद्रता जो है वो 0.1 m है। ठीक है, आप जानते हैं आयनों की सांद्रता ही होगी विलयन में, इसका सांद्रता 1 होगा। ठीक है, और यहाँ पर साथ में दिया है कि ये Ag है, एक दूसरा इलेक्ट्रोड है इसके साथ और इसकी सांद्रता 0.1 m है इसके आयन की, और ये बदल रहा है आपका यहाँ पर। ठीक है, Ag प्लस Ag बदल रहा है, ये है। अब देखिए सबसे बड़ी बात, अब हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे करना। तो हमने आपको बताया था, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कौन इलेक्ट्रोड धन ध्रुव है और कौन ऋण ध्रुव है। ठीक है, तो ये चीज हम लोग जानते हैं। तो देखिए इसके लिए हमने आपको ट्रिक बताया था इसके पहले वाले पार्ट में। देखिए हमने इसीलिए कहा था कि सभी पार्ट आप देख के अच्छे से समझेंगे तभी आगे के पार्ट आपको समझ में आएंगे। तो उसमें आपको ट्रिक हमने बताया था, इधर लिख देते हैं जी लोन
और जी लोन में मैंने बताया था कि जो गैल्वेनिक सेल होता है, ये गैल्वेनिक सेल ये सब है, गैल्वेनिक सेल में जो लेफ्ट हैंड साइड होता है वहां पर ऑक्सीकरण होता है, ठीक है, और वही होता है एनोड और वही होता है निगेटिव, यानी ये लेफ्ट साइड वाला जो है ये निगेटिव है और साथ में यही आपका क्या होगा, एनोड, ठीक है। राइट साइड वाला पॉजिटिव है और साथ में यही क्या होगा, कैथोड। तो देखिए एक पुराने ट्रिक की मदद से हम लोग तुरंत बता दिए, ठीक है। इसके बाद देखिए रिएक्शन लिखना है, ठीक है, इसके रिएक्शन लिखेंगे तभी हम लोग कुछ कर सकते हैं आगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर निकिल बदल रहा है निकिल प्लस प्लस में, देखिए ये खुद बता रहा है कि रिएक्शन क्या हो रहा है, रिएक्शन यहाँ खुद बताया जा रहा है कि निकिल जो है वो बदल गया है किसमें, निकिल प्लस प्लस में। कब निकिल प्लस प्लस होगा, जब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से कहाँ निकल जाए, बाहर। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण। तो यहाँ ऑक्सीकरण हो रहा है। दूसरे वाले में देखिए दिया एजी और प्लस और एजी में बदल गया, मतलब ये बता रहा है एजी प्लस था बाद में एजी में बदला है इस सेल के अनुसार। तो यानी यहाँ पर अपचयन हो रहा है, एजी प्लस था, ठीक है, और ये आपका एजी में बदला होगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन लिया होगा और लेके किस में बदला है, एजी में। यहाँ कौन सी क्रिया हो रही है, यहाँ हो रही है अपचयन, ठीक है। अब इसको हमको जोड़ना है, ये देखिए अर्ध अभिक्रिया है, ठीक है, ये अर्ध ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, ये अर्ध अपचयन अभिक्रिया। पूछा गया है ना सेल में होने वाली अर्ध अभिक्रिया लिखिए, तो ये अर्ध अभिक्रिया है। पूर्ण अभिक्रिया लिखना, इनको जोड़ दीजिए। जोड़ने से पहले हमको इलेक्ट्रॉन बराबर करना होता है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी 2 करना है, तो इसमें 2 से हम लोग क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। जोड़ने आपको आता होगा बहुत अच्छे से। जब जोड़ेंगे तो देखेंगे इधर हो जाएगा निकिल और प्लस देखिए ये आएगा आपका 2Ag प्लस, और इस साइड देखिए आपका क्या होने वाला है, इस साइड आपको होने वाला है निकिल प्लस प्लस और यहाँ पर प्लस हो जाएगा 2Ag। तो ये हो गई पूर्ण अभिक्रिया, ठीक है। ये सेल पूर्ण अभिक्रिया, या इसको हम लोग सेल अभिक्रिया भी कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं सेल अभिक्रिया, ठीक है, या पूर्ण अभिक्रिया, ठीक है। तो ये सेल में होने वाली ये पूर्ण अभिक्रिया, ये सब अर्ध अभिक्रिया है, इसको सेल अभिक्रिया भी कहते हैं, ठीक है। अब हमको कुछ नहीं करना है, अब हमको निकालना है इसका विद्युत वाहक बल, एकमात्र काम बचा है, बड़ा ही आसान है। इसके लिए हम लोग नष्ट समीकरण लिखते हैं। नष्ट समीकरण लिखेंगे तो E बराबर यहाँ पर ई सेल निकालना है, या इसको हम लोग EMF भी कहते हैं, EMF या ई सेल। इसके लिए हम लोग सूत्र निकालेंगे, तो सूत्र क्या होता है, यहाँ सूत्र यही होता है कि E नॉट क्या होगा, कैथोड माइनस E नॉट क्या होता है, एनोड। ये आप पहले से जानते हैं कि ई सेल बराबर ई नॉट सेल होता है, और ई नॉट का सेल का मान आप इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट क्या होगा, एनोड। कैथोड में से एनोड घटाते हैं तो वो सेल विभव निकल के आता है, ठीक है, मानक सेल विभव, ठीक है। और इसके बाद ये देखिए माइनस यहाँ पर आ जाएगा 0.0591 और इंटू आपका यन आ जाएगा। यन क्या होता है, यन होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है, तो यहाँ यन लिख दे रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद जो है कि हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं लॉग, और ये अभिक्रिया भागफल लिखते हैं। देखिए इधर है निकिल इस साइड में, तो निकिल जो होगा प्लस प्लस, इसकी सांता होगी ऊपर, और जो इस साइड है जो उसकी सांता नीचे होगी, तो ये दोनों ठोस है, इनकी नहीं, बस यही होगा। तो Ag प्लस की सांता होगी यहाँ, ठीक है। ये देखिए 2 लगा है, तो आपको पता है कि जो यहाँ आगे लगाता है वो पावर पे जाता है, यहाँ पावर जाएगा, ठीक है। ये अंदर नहीं होता है, ठीक है, ये पावर पे जाता है, ठीक है। हमने बताया था जितने बार भी होगा उतने बार इसका गुणनफल होगा, ये पावर में चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग मान रखेंगे, तो E नॉट कैथोड देखिए यहाँ पर दिया है, कैथोड देख लेते हैं कौन है कैथोड। हमने इसको देखा था Ag वाला, तो Ag का मान देखिए ये 0 पॉइंट क्या है, 80 है, ठीक है। माइनस देखिए जो है एनोड कौन है, निकिल वाला, तो निकिल का मान क्या है, ये पहले से ही माइनस है, तो ये माइनस 0.25, ठीक है। माइनस यहाँ पर देखिए 0.0591 है, ठीक है। और बट्टे यन का मान देखिए, यन कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो रहा है, 2 से भाग देते हैं, और लॉग ये 10 पर बेस हो जाएगा। और यहाँ देखते हैं निकिल की सांता जो देखते हैं वो है 0.1 m, और यहाँ Ag की देखते हैं, Ag भी है 0.1, ठीक है, लेकिन ये स्क्वायर है तो ये 0.1 गुणे 0.1, ये यहाँ से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं तो ये देखिए ये आपका यहाँ है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएंगे, और जुड़ेंगे तो ये देखिए 1 पॉइंट हो जाएगा 0.5, और माइनस देखिए इसमें हम 2 से भाग देंगे तो ये जाएगा 0.0, यहाँ पर हो जाएगा 295, इतना हो गया। और लॉग देखिए ये 10 हो गया, ठीक है। अब देखिए 0.1 है, ऊपर नीचे 10 से गुणा करेंगे तो नीचे 1 हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा 10, यानी लॉग 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा लॉग 10 पर बेस 10। इसका मान क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। 1 का होगा मतलब यहाँ कहने का मतलब है 1.05,
और ये माइनस हो जाएगा 0.0295। ठीक है, इसका मान 1 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनल मान यहाँ पाएगा, वो देखते हैं, घटा देते हैं, जो है 1 पॉइंट, या पीछे से घटाते हैं, इधर हो जाएगा 5 और 9 में से जाएगा, ये हो जाएगा 0, और इसके बाद जो यहाँ 4 होगा, 4 में से 2 होगा, ये 2 हो जाएगा, और इसके बाद ये 0.1 हो जाएगा। इतना वोल्ट इसका आंसर आने वाला है, यानी 1.0205 वोल्ट जो होगा इसका होगा EMF। उतना वोल्टेज का करंट जो होगा ये आपका जो सेल है वो देगा। ठीक है, अगर आप इस सेल का यूज करेंगे तो इतने वोल्टेज का करंट आपको मिलने वाला है। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं, दूसरा वाला। ठीक है, अब तो आप सारे सवाल कर सकते हैं। देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या है, सेकेंड क्वेश्चन ये वाला है। ठीक है, यहाँ पर तो इसमें फिर से जी लोन लगाते हैं, तो देखिए यहाँ पीसी बता दे रहे हैं कि गैल्वेनिक सेल है, लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन होगा, वही एनोड होगा, वही निगेटिव होगा, यानी कहने का मतलब कि ये होगा निगेटिव। ठीक है, और यही होगा क्या, एनोड, और ये होगा जो है पॉजिटिव, और ये होगा कैथोड। ठीक है, ये आपको पता चलेगा। रिएक्शन लिखेंगे तो देखिए क्या होने वाला है, यहाँ दिख रहा है साफ साफ कि Mg जो था वो किसमें बदल गया, Mg2+ में। ये तभी बदलेगा जब वो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ निकलेगा, बाहर। ये प्रक्रिया क्या हो रही है, अर्ध ऑक्सीकरण, ये ऑक्सीकरण की अभिक्रिया हो गई। फिर हम लोग यहाँ लेते हैं कॉपर 2+, और देखिए कॉपर 2+ बदल रहा है कॉपर में, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा होगा, तो ये आपका देखिए Cu यहाँ पर बदल गया। और ये कौन सी अभिक्रिया हो रही है, अपचयन। तो ये आधी आधी अभिक्रियाएं हैं, जोड़ेंगे 2 इलेक्ट्रॉन बराबर है, जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा Mg+ Cu2+, और इधर देखिए क्या हो गया, Mg2+ प्लस हो गया Cu। ठीक है, ये पूरा का पूरा हो गया सेल अभिक्रिया। ठीक है, ये सेल अभिक्रिया लिखना बहुत जरूरी है। इसके बाद नष्ट समीकरण लिखेंगे, तो नष्ट समीकरण में आपको निकालना है ई सेल, ठीक है, या EMF निकालना है, तो उसके लिए आपको पता ही है कि करना क्या है। ठीक है, उसके लिए आपको यहाँ पर E0 कैथोड, ठीक है, E0 आपको सेल निकालना है, तो E0 कैथोड माइनस हो जाएगा E0 एनोड। ठीक है, ये चीज होने वाला है, और इसके बाद माइनस 0.0591 अपॉन n हो जाएगा। और ये देखिए ये लिख देते हैं कि यहाँ लॉग में क्या आने वाला है, लॉग 10 पर बेस। ये देखिए इधर की सांता ऊपर, यानी कि Mg2+ की सांता यहाँ ऊपर, और इधर वाला सांता कहाँ होगा, नीचे, यानी कि Cu2+ की सांता कहाँ हो गया, नीचे। ठीक है, अब बस सॉल्व करना है, इसका मान रख देते हैं। देखते हैं कैथोड कॉपर है, ठीक है, ये कैथोड जो है कॉपर है, और इसका मान देखते हैं कितना दिया है, 0.34 वोल्ट। ठीक है, इतना दे दिया गया है। आगे देखते हैं, इसके बाद हम लोग देखते हैं एनोड, अच्छा ये नहीं लिखते हैं, एनोड कौन है, एनोड देखते हैं मैग्नीशियम में, उसका देखते हैं दिया है -2.37 वोल्ट। ठीक है, माइनस से 0.0591 लिख देते हैं, और यन का मान लिख देते हैं। देखिए यन कितना हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लिख दिए। लॉग इसका मान लिख देते हैं, Mg++ की सांता देखिए कितनी है, 0.001। ठीक है, इतना है, और अपॉन जो है कॉपर का है, ठीक है, वो है 0.0001। ठीक है, इतना है। ठीक है, तो ये देखिए ये इतना ज़्यादा है। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जोड़ेंगे तो ये 7 ये आपका जुड़ जाएगा, ये 11 हो जाएगा, एक यहाँ आएगा, 3 3 6 1 7 हो जाएगा, और वो 2.7 हो जाएगा। माइनस इसमें हम 2 का भाग देंगे, तो अभी अभी हम दिए थे तो हुआ था 2 और 9 5 इतना आया था। और लॉग देखिए 10 पर बेस, ये देखिए ऊपर नीचे, नीचे अगर हम लोग 10,000 से गुणा करेंगे, ठीक है, तो ऊपर हमारा 10 आ जाएगा। ठीक है, आप गुणा करके देख सकते हैं। अगर यहाँ से हम लोग इसको 10,000 से गुणा करेंगे 1 हो जाएगा, और अगर इसको 10,000 से गुणा करेंगे, 1,000 से गुणा करने पर 1 होगा, और तो ये 10 आ जाएगा। 10 का मान 1 होता है, मतलब सिंपल है। 2.71 माइनस आपको करना है 0.0295। ठीक है, एक बार फिर से घटा देते हैं। इधर देखिए 5 में से 5 गया, ये आपका 5 बचा, फिर इसके बाद 9 आपका 0 होगा। ठीक है, फिर इस अंक से घटाते हैं, तो यहाँ पर तो पहले से 0 था, 1 आया, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, और यहाँ पर 6 हो जाएगा, और यहाँ पर
2 पॉइंट हो जाएगा, इतना वोल्ट हो जाएगा, यानी 2.6805 वोल्ट, इतने वोल्टेज की ये बैटरी बनेगी। ठीक है, इतना वोल्ट आपको करंट देने वाली है। अगर आपको इतना वोल्ट चाहिए तो आपको ये सांद्रता वाली एक सेल बनानी होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को करना है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि इस क्वेश्चन को हमको करना है तो फिर से ये सब प्रोसेस करें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये प्रश्न बहुत ही ज्यादा सरल है, अत्यंत सरल है, केवल एक ही लाइन का ये प्रश्न ही है। ठीक है, क्यों एक लाइन प्रश्न है? क्योंकि आप देखेंगे कि इस ईएमएफ में जो सेल दिया है उसमें देखेंगे ये जो कॉपर और कॉपर आयन, इसकी सांद्रता 1 एम है और इसकी भी सांद्रता 1 एम है। आप जानते हैं कि जब 1 मोल प्रति लीटर सांद्रता रहे तो ऐसे समय में जो सेल होता है, जो सेल इलेक्ट्रोड होता है, उसका जो विभव होता है वो मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। और आपको पता है कि मानक इलेक्ट्रोड विभव निकालना कितना आसान है। मानक इलेक्ट्रोड विभव अगर आपको ई नॉट सेल निकालना है तो बस उसके लिए आपको करना होगा ई नॉट कैथोड माइनस आपको कर देना है ई नॉट एनोड। ठीक है, ये केवल कर देना है और देख रहे हैं कि बस देखना है कि क्या कैथोड एनोड मानक परिस्थितियों में है, तो ये तो है ही। देखिए 1 मोल सांद्रता है तो मानक परिस्थितियों में है ही। देखना है कौन कैथोड है कौन एनोड है, जी लोन लगा दीजिए। ठीक है, लेफ्ट साइड जो साइड ऑफ ऑक्सीडेशन होगा वो क्या होगा, एनोड, यानी ये वाला जो लेफ्ट है ये क्या है, एनोड है, ये माइनस भी है, और इधर वाला क्या है, ये वाला क्या है, कैथोड है। ठीक है, तो बस हम लोग इधर वाला जो कैथोड है इसका वोल्टेज पहले लिखते हैं 0.80 और उधर वाले का माइनस कर देते हैं। माइनस करेंगे तो ये क्या है 0.34। ठीक है, ये देखिए इसको हम लोग ये घटा देते हैं, तो जब घटाएंगे तो ये आएगा आपका 0. और यहाँ 10 में से 4 जाएगा, 6 बचेगा, और 8 में से 8 क्या 7 में से 3 जाएगा 4, 0.46 वोल्ट इसका होने वाला है आंसर। ठीक है, तो इस तरह आपने ये भी सवाल देख लिया। तो देख लिया आपने कितना इजीली जो है कि विद्युत वाहक बल द्वारा जो सवाल है आपका ईएमएफ निकालने के लिए, ये देख रहे हैं कितना आसान है। बड़े आसानी से आप केवल फार्मूला लगाकर जो है इन सबका मान निकाल सकते हैं। तो आज का जो वीडियो है हम यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज की सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। यदि आपको हमारा आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और यहाँ पे एक खास बात और है कि अगर आपको कोई वीडियो नहीं समझ में आता है या आपको अच्छा नहीं लगता है या कोई आपको परेशानी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जो है उसे हमें बता सकते हैं। उम्मीद करेंगे कि आगे आने वाले वीडियो में हम उस परेशानी को दूर कर सकें और अपने और अच्छे वीडियो को ला सकें। तो मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।